चलिए आज समझते हैं भारत की पहली महान शक्ति के जन्म की कहानी को। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दौर की जब एक साम्राज्य ने सबको पीछे छोड़कर इतिहास ही बदल दिया। तो सवाल सीधा सा है कि एक साम्राज्य बनने से पहले जब भारत छोटे छोटे राज्यों का एक अखाड़ा बना हुआ था, तो आखिर वो कौन था जो जीता? और उससे भी जरूरी सवाल, कैसे? आइए सीधे चलते हैं ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के उस दिलचस्प दौर में जहां भारत का भविष्य लिखा जा रहा था। देखिए, ये वो जमाना था जब पूरे भारत में एक नई हवा चल पड़ी थी। लोहे के औजारों ने खेती में जैसे क्रांति ला दी, और जब खेतों में अनाज के अंबार लगने लगे तो जाहिर है बड़ी बड़ी सल्तनतें भी खड़ी होने लगीं। और इसी माहौल में जन्म हुआ इन 16 महाजनपदों का। तो फिर इस सियासी शतरंज की बिसात पर वो कौन से बड़े खिलाड़ी थे जो सत्ता के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे? एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 16 बड़े बड़े राज्य, और इन सबकी नजर सिर्फ एक ही चीज पर थी, पूरे भारत पर हुकूमत करने का ताज। अब देखिए, मैदान में खिलाड़ी तो 16 थे, पर असली मुकाबला तो बस कुछ धुरंधरों के बीच ही होना था। काशी, कौशल, वत्स, अवंती, ये सब उस जमाने के पावर हाउस थे। लेकिन एक ऐसा भी था जो उस वक्त शायद थोड़ा अंडरडॉग लग रहा था, पर वो चुपचाप अपनी ताकत बढ़ा रहा था और सबको हैरान करने वाला था, और वो था मगध। और एक बड़ी मजेदार बात यह है कि इन सभी राज्यों को चलाने का सिस्टम एक जैसा नहीं था। ज्यादातर में तो एक राजा का हुक्म चलता था, यानी राजतंत्र। पर कुछ ऐसे भी थे जैसे वज्जी संघ, जहां लोग मिलकर फैसले लेते थे, बिल्कुल आज की तरह, जिन्हें गणतंत्र कहा जाता था। सोचिए, दो बिल्कुल अलग सोच एक ही जंग के मैदान में आमने सामने। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मगध में ऐसा क्या खास था? वो कौन सी वजह थी कि इस महामुकाबले में जीत उसी की हुई? चलिए जरा मगध के उन सीक्रेट वेपन्स पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी ताकत थी उसका लोकेशन। ये तो जैसे कुदरत का दिया हुआ एक वरदान था। जरा सोचिए, पहली राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा एक ऐसा अभेद्य किला थी जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था। और फिर बाद में जब राजधानी पाटलिपुत्र बनी तो वो तो एक जलदुर्ग थी, मतलब चारों तरफ से नदियों से घिरा एक ऐसा किला जिस पर हमला करने की हिम्मत करना भी मुश्किल था। पर सिर्फ मजबूत किले से तो काम नहीं चलता, जंग जीतने के लिए पैसा और हथियार भी तो चाहिए, और मगध इस मामले में भी मालामाल था। गंगा के मैदानों की उपजाऊ जमीन से अनाज का भंडार भरा रहता था। पास के घने जंगलों से सेना के लिए हाथी और जहाजों के लिए लकड़ी मिल जाती थी। और तो और जमीन के नीचे से लोहा निकलता था, जिससे बनते थे उस जमाने के सबसे बेहतरीन हथियार। मतलब ये एक परफेक्ट विनिंग कॉम्बिनेशन था। और हाँ, उन हाथियों की तो बात ही कुछ और थी। मगध उन पहले राज्यों में से था जिसने अपनी फौज में बड़े पैमाने पर हाथियों को शामिल किया। आप सोचकर देखिए, जब ये जीते जागते टैंक दुश्मन की सेना में घुसते होंगे तो कैसी तबाही मचाते होंगे। ये एक ऐसा गेम चेंजर था जो उस वक्त किसी और के पास नहीं था। देखिए, बेहतरीन लोकेशन, बेहिसाब दौलत और ताकतवर हाथी, ये सब तब तक बेकार हैं जब तक इन्हें इस्तेमाल करने वाला कोई दमदार लीडर ना हो। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है मगध के उन शासकों की जिन्होंने सिर्फ सपना नहीं देखा, बल्कि उस सपने को हकीकत में बदलकर दिखाया। मगध की कमान एक के बाद एक 3 ताकतवर राजवंशों के हाथ में आई। सबसे पहले हर्यंक, फिर शिशुनाग और आखिर में नंद। हर नए वंश ने पिछले वाले के काम को आगे बढ़ाया और साम्राज्य को पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली बना दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है हर्यंक वंश के बिंबिसार से। ये सियासत के एक माहिर खिलाड़ी थे। इनकी पॉलिसी बड़ी साफ थी, जहां जरूरत पड़ी वहां तलवार उठाई, जैसे कि अंग राज्य को जीतने में किया, और जहां तलवार से बात नहीं बनी वहां शादियों के जरिए रिश्ते बनाकर बड़े बड़े ताकतवर राज्यों को अपना सहयोगी बना लिया। बिंबिसार के बाद आया उनका बेटा अजातशत्रु, और वो अपने पिता से भी कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी और आक्रामक था। सत्ता के लिए उसने अपने पिता को ही कैद कर लिया, और फिर एक एक करके कोसल और वज्जी जैसे ताकतवर पड़ोसियों को भी घुटनों पर ला दिया। उसके 32 साल के शासन ने मगध के दबदबे पर पक्की मुहर लगा दी। इसके बाद आए शिशुनाग वंश, और उन्होंने वो काम कर दिखाया जो बहुत समय से अधूरा था। उन्होंने मगध के सबसे पुराने और सबसे बड़े दुश्मन अवंती को आखिरकार हरा दिया।
100 साल पुरानी दुश्मनी का अंत हुआ और मगध के रास्ते का एक और बड़ा कांटा हमेशा के लिए हट गया। और फिर मंच पर आया वो शासक जिसे सही मायनों में भारत का पहला एम्पायर बिल्डर कहा जाता है, महापद्मनंद। इसने तो पिछले सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। एक विशाल सेना के दम पर उसने लगभग पूरे उत्तर भारत को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया और एक राट की उपाधि ली, जिसका मतलब था इकलौता सम्राट। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि आखिर मगध की इस जबरदस्त जीत का असली राज क्या था। तो साफ है, मगध की जीत कोई इत्तेफाक नहीं थी। ये नतीजा था एक मजबूत भौगोलिक किले का, बेहिसाब प्राकृतिक संसाधनों का, हाथियों जैसी नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी का और सबसे बढ़कर बिंबिसार से लेकर महापद्मनंद तक उन महत्वाकांक्षी और क्रूर शासकों की एक पूरी पीढ़ी का, जिनकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, एक विशाल साम्राज्य का निर्माण। तो मगध ने नींव रख दी थी, एक जबरदस्त स्टेज तैयार हो चुका था। पर सवाल ये था कि इस मजबूत नींव पर भारत के सबसे महान साम्राज्य की इमारत कौन खड़ा करेगा? नंदों की अपार शक्ति ने इतिहास के एक नए अध्याय के लिए दरवाजा खोल दिया था, और उस दरवाजे से एक ऐसे नायक ने कदम रखा जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया।